Hello everyone, welcome to today's live lecture. So today we are going to continue our chapter that is laws of motion. तो आई होप तुम लोग रिवाइज करके आए रहोगे, कुछ पढ़ के आए हो ना। कल इंट्रोडक्शन पार्ट था, तो जो स्टूडेंट्स न्यू हैं मैं उनको मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज़ अब्दुल्ला मोमिन, माय क्वालिफिकेशन इज़ एमएससी बीएड और इस ग्रुप में डेली 2:30 को लाइव लेक्चर होता है क्लास 11 का, और यहाँ पे हम लॉज ऑफ मोशन ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली हम कल क्या पढ़े थे, कल हम इंट्रोडक्शन देखे थे और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे। तो अब ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कल तीनों लॉज के स्टेटमेंट हम पढ़े थे, उसको समझे थे। आज क्या करते हैं, थोड़ा से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को ही और डिटेल में समझ लेंगे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होता क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी द टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बट बिफोर दैट, कल क्या पढ़े थे उसका थोड़ा सी रिवीजन हो जाए, क्विक रिवीजन 5 मिनट में। तो कल हम इंट्रोडक्शन पार्ट में देखे थे कि मैकेनिक्स एक ब्रांच होता है फिजिक्स की, जिसमें हम मोशन से रिलेटेड स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, एक स्टैटिक्स और एक काइनेटिक्स। स्टैटिक्स में बॉडी रेस्ट में होती है, काइनेटिक्स में बॉडी मोशन में होती है। उसके बाद काइनेटिक्स को फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, एक होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है डायनामिक्स। तो यहाँ पे हम मैकेनिक्स का पार्ट ही पढ़ने वाले, हम स्टैटिक्स, काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम एरिस्टोटल पॉलिसी देखे थे। व्हाट इज एरिस्टोटल्स पॉलिसी, बता सकते हो कि क्या होता है एरिस्टोटल्स पॉलिसी? पॉलिसी मतलब मिसकंसेप्शन, ऐसा फॉल्स कंसेप्ट। तो एरिस्टोटल पॉलिसी क्या था? रेस्ट इज टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाँ, वेरी गुड। रेस्ट क्या है? टेंडेंसी है, और टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, मतलब ऑब्जेक्ट्स जितने भी है वो क्या चाहते हैं, सब रेस्ट में रहना चाहते हैं। और हम बोलेंगे कि एरिस्टोटल्स पॉलिसी क्या है? एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन मोशन। एक एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होती है बॉडी को मोशन में रखने के लिए। मतलब अगर आप उस पर कंटिन्यूस फोर्स नहीं अप्लाई करोगे तो एट द एंड वो किस में, रेस्ट में आ जाएगा, रुक जाएगा। तो इससे क्या बोलता है अरिस्टोटल कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहते हैं, यही से वो कुछ दूर मूव होने के बाद रेस्ट में आ जाते हैं। बट फिर इसको रॉन्ग प्रूफ कौन किया? गैलीलियो। गैलीलियो क्या बोला? नहीं, ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं रहना चाहते, ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी है मोशन में रहना। और वो जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रही है वो किसकी वजह से लगाना पड़ती है? क्योंकि फ्रिक्शन होता है, विस्कस ड्रैग होता है, ड्रैगिंग एयर रेजिस्टेंस होता है। ये सब चीज़ क्या करती है? मोशन को स्टॉप करती है। तो यही से हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। अगर ये फैक्टर्स जो मोशन को स्टॉप कर रहे हैं हम वो एलिमिनेट कर दे, या ये फैक्टर्स को निकाल दे, तो फिर बॉडी क्या होते रहेगी? मूव होते रहेगी। तो गैलीलियो के ही प्रिंसिपल पे
बेस्ड है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। गैलीलियो की ही बात को ध्यान में रखते हुए न्यूटन्स ने क्या किया, अपने 3 लॉज एक्सप्लेन किया। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या था? व्हाट वाज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? चलो जल्दी से बताओ, व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? एवरी inanimated object or every object continues to be in a state of rest or in a state of uniform motion until and unless external force applied on it. Every body continues to be in a state of motion or at rest until and unless external force applied on it. क्या है? Every body continues to be in a state of motion or in a state of rest until until and unless external force applied on it. तो ये जो स्टेट ऑफ मोशन है या ये जो स्टेट ऑफ रेस्ट है, एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, या एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। ये दोनों ही क्या है? स्टेट ऑफ मोशन है। बोथ आर स्टेट ऑफ मोशन। और ये दोनों को ही चेंज करने के लिए हमको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो हम बोलेंगे उसका स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट है। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रही है तो हम बोलेंगे वो स्टेट ऑफ मोशन में है। दोनों ही केसेस क्या है? स्टेट ऑफ मोशन के हैं। रेस्ट में भी है तो उसका स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट है, यूनिफॉर्म मोशन में भी है तो उसका स्टेट ऑफ मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। ये दोनों टर्म्स के लिए एक ही वर्ड यूज किया है या एक ही फ्रेज यूज किया न्यूटन, ये बोला स्टेट ऑफ मोशन। रेस्ट में है तब भी वो स्टेट ऑफ मोशन है। स्टेट ऑफ मोशन की 2 कैटेगरी है, एक रेस्ट में और एक यूनिफॉर्म। तो ये स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स। क्या लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए, चाहे वो रेस्ट में हो या चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में हो, दोनों ही केसेस में क्या लगाना पड़ता है? एक्सटर्नल फोर्स। तो ये एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो स्टेट ऑफ मोशन क्या होगा? चेंज होगा। ये इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का इम्पोर्टेंस क्या है? तो पहला क्या है? जो स्टेट ऑफ रेस्ट है, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ये दोनों एक ही चीज है। ये दोनों क्या है? सेम है। क्योंकि दोनों को चेंज करने के लिए क्या लगाना पड़ता है हमको? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। तो न्यूटन बोला बोथ आर सेम, बोथ आर इक्विवेलेंट। ये दोनों को के लिए एक ही वर्ड यूज कर सकते हैं हम। उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन लिख रहे हैं मतलब वो मूव हो रहा है ऐसा जरूरी नहीं है। रेस्ट में भी है तो हम बोलेंगे उसका स्टेट ऑफ मोशन कैसा है? एट रेस्ट। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तभी चेंज होगा। अब बॉडी मूव हो रही है या नहीं मूव हो रही है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। उसको हम इसके बाद अच्छे से करेंगे।
उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि फोर्स है एक जो चेंज करती है स्टेट ऑफ मोशन को। तो स्टेट ऑफ मोशन को अगर चेंज करना है, क्या करना है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज, तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स क्या करती है, स्टेट ऑफ मोशन को कंट्रोल करती है, ऐसा बोल सकते हैं ना। स्टेट ऑफ मोशन को कंट्रोल करती है फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला वो बताया था सेकंड लॉ में। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी फिजिकल ऑब्जेक्ट। बॉडी की टेंडेंसी है, इनर्शिया क्या है, टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट और टेंडेंसी ऑफ बॉडी। क्या होता है इनर्शिया, अपोजिशन टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। इनर्शिया क्या है, inertia is a property or tendency of object which opposes the change or which opposes to change the state of motion। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही करेगी। तो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव हो रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन से ही मूव होगी। तो हर ऑब्जेक्ट, हर बॉडी क्या करती है, अपोज करती है टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करना चाहती है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। गेटिंग इट, समझ में आ रहा है क्या। और इसको हम इनर्शियल मास भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे हम, इनर्शियल मास। अब इनर्शियल लार्ज है मतलब इनर्शियल मास लार्ज है। कैसे इनर्शियल लार्ज है, देखो एक ऑब्जेक्ट है रेस्ट में, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है रेस्ट में, ये थर्ड ऑब्जेक्ट है रेस्ट में। इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका मास है m3। कौन सा ऑब्जेक्ट इजीली अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर लेगा, फर्स्ट वाला m1 वाला, सेकंड वाला, या थर्ड वाला। हमको क्या करना है, ये तीन ऑब्जेक्ट्स है रेस्ट में, तो कौन सा ऑब्जेक्ट इजीली अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज करेगा, m1 इजीली चेंज करेगा ना। तो हम बोलेंगे इसके पास जो अपोज करने वाली प्रॉपर्टी थी वो कम थी, इसकी इनर्शिया कम है, इसकी इनर्शिया ज्यादा है। और अगर मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट थर्ड है तो इसकी इनर्शिया सबसे ज्यादा है। इनर्शिया मतलब क्या हुआ, अपोज टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना है तो मेरे को 2 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ रही है, इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना है मेरे को 5 न्यूटन, इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना है तो मेरे को 10 न्यूटन। तो ज्यादा अपोज कौन किया, फर्स्ट वाला या थर्ड वाला, ज्यादा अपोज कौन किया, थर्ड वाला। क्योंकि थर्ड वाले की इनर्शिया क्या थी, ज्यादा थी। तो यही से हम इसको मास से रिलेट करते हैं, हम इसको इनर्शियल मास बोलेंगे। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन। समझ में आ रहा है, गेटिंग इट।
उसके बाद सेकंड लॉ, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या था सेकंड लॉ ऑफ मोशन? एक ही इक्वेशन याद रखना है सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिए। व्हाट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन? फोर्स को मेजर करने के लिए हमको इक्वेशन मिली थी, राइट? F इज इक्वल टू एम ए। ये मास इनटू एक्सीलरेशन आया कैसे था? मोमेंटम से आया था, राइट? तो हम बोलते हैं ये जो मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है कितने टाइम में, दैट इज फोर्स। अगर फोर्स को कैलकुलेट करना है तो क्या कैलकुलेट करेंगे कि उसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दे दिया कि फोर्स को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स को हम मास इनटू एक्सीलरेशन से नहीं कैलकुलेट करेंगे, फोर्स को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से कैलकुलेट करेंगे। गेटिंग इट? तो चलो एक न्यूमेरिकल है तुम्हारे लिए, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 5 kg, उसका मास है 5 kg, एंड टू चेंज इट्स velocity from 50 मीटर पर सेकंड टू 100 मीटर पर सेकंड। एक 5 kg वाला ब्लॉक है, इनिशियली वो कितनी स्पीड से मूव हो रहा है? 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव हो रहा है। उसको क्या करना है? चेंज करके हमको 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड करना है। तो हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड? कितनी फोर्स रिक्वायर्ड रहेगी? हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड? चलो कैसे करेंगे? कितना मोमेंटम चेंज हुआ वो पहले फाइंड आउट करेंगे, राइट? देखो कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। एक ऑब्जेक्ट को अगर फोर्स कैलकुलेट करना है तो फोर्स का फॉर्मूला है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अच्छा, इसकी टाइम भी चाहिए। अब हमको हमको टाइम भी चाहिए, तो हम बोल रहे हैं ये इतना जो स्पीड चेंज हो रही है, ये चेंज हो रही है इन 2 सेकंड। टाइम कितना है? 2 सेकंड। तो मोमेंटम क्या हो गया? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, जो भी टाइम लगा। मास कितना है? 5। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? व्हाट इज v2? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हमको फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फोर्स, अरे वाह, अखिलेश कर भी लिया। मैं v2 पूछते रह गया और वो, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे v2 फाइनल वेलोसिटी कितनी चाहिए हमको? 100 माइनस फिर से मास 5, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 50 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 2। तो 5 इंटू 100 500 माइनस 5 इंटू 50 250 डिवाइडेड बाय टाइम 500 माइनस 250 250 अपॉन 2 125 न्यूटन। तो अगर एक ऑब्जेक्ट है 5 kg मास का, उसकी वेलोसिटी चेंज करना है मेरे को 50 से 100 2 सेकंड में, तो कितनी फोर्स लगाऊंगा मैं? 125 न्यूटन की फोर्स लगाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या ये न्यूमेरिकल?
ये न्यूमेरिकल समझा? ऐसे ही कुछ दूं मैं सॉल्व करने के लिए? चलो, सेम टाइप के न्यूमेरिकल दे रहा हूं मैं तुमको सॉल्व करने के लिए ब्रेकआउट सेशन में। कितने टाइम में कर लोगे सॉल्व? 1 मिनट, 2 मिनट? चलो मैं ना 2 मिनट का टाइम देता हूँ। 2 मिनट में सॉल्व करके बताओ। देखो क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे स्क्रीन पे। अरे 1.5 मिनट बोल दिए, चलो 2 दे दिया। जल्दी से सॉल्व करो, बताओ। 5 न्यूटन और 10 न्यूटन भी आंसर आया है। तो 10 न्यूटन सही जवाब नहीं है इसका। करेक्ट आंसर है 5 न्यूटन। 1 kg वाला मास है, 20 से 30 करना है 2 सेकंड में। तो कितना मोमेंटम चेंज हुआ कितने टाइम में? कितना मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, टाइम है 2 सेकंड। mv2 माइनस mv1 अपॉन 2। मास तो 1 kg है, वेलोसिटी कितनी थी? फाइनल वेलोसिटी थी 30। 1 × 30 माइनस 1 × 20 अपॉन 2। 10/2 5 न्यूटन आएगा। समझे? अरे वाह, 30 सेकंड भी नहीं लगा, वेरी गुड। तुम तो फिर एडवांस हो गए। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो न्यूटन सेकंड लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है कि फिर हमको मोमेंटम के बारे में समझ में आता है। न्यूटन सेकंड लॉ हमको किसकी आइडिया देता है? मोमेंटम की आइडिया देता है और फोर्स को कैलकुलेट करने का मेथड बताता है। समझ में आया? न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ लिए तो हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। समझ में आ रहा है? इससे भी कैलकुलेट करते हैं और जो अभी हम किए उससे भी कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद क्या बताया कि जो एरिस्टोटल पॉलिसी थी, एरिस्टोटल्स पॉलिसी क्या थी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में आना चाहता है तो ये इससे हम ओवरकम हो सकते हैं बाय अप्लाइंग अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या है? फ्रिक्शन इसको पीछे खींच रहा था, हम इसको आगे खींच रहे हैं। अगर दोनों फोर्स इक्वल है तो ये बैलेंस्ड हो जाएगा। बट अगर मैं ये वी ए की वैल्यू ज़्यादा कर दूं तो फिर इससे क्या होगा? ऑब्जेक्ट का मोशन कंटिन्यू रहेगा। तो एरिस्टोटल्स पॉलिसी से भी हम ओवरकम हो सकते हैं, उससे भी बाहर आ सकते हैं बाय अप्लाइंग द अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स मतलब एक फोर्स ज्यादा रखना है, एक फोर्स कम रखना है। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या था थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बताओ जल्दी से। व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये एक्शन और रिएक्शन को क्या करता है? डिफाइन करता है। न्यूटन क्या बोला? एक एक्शन है एंड एक उसका रिएक्शन है। और ये एक्शन और रिएक्शन क्या है? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है। क्या है? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। एक्शन भी फोर्स है, रिएक्शन भी फोर्स है, बट ये दोनों की जब बात कर रहे हैं तो ये दोनों क्या है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। और ये दोनों हमेशा कैसे रहेंगे? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे रहेंगे। गेटिंग इट? ये समझ में आ गया क्या? ये था इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद ना इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ना है।
inertial and non inertial frame of रेफरेंस। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पे ये समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसका मतलब क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, आप अभी घर में हो अपने, राइट? अभी आप कहाँ पे हो? अपने घर में हो। आपके घर में टेबल होगा, कुर्सी होगी, कुछ ना कुछ होगा ना। चलो एक टेबल ले लेते हैं। एक टेबल क्या है, आपके घर में रखा हुआ है, आप वहीं पे कहीं बैठे हो, सामने आप क्या कर रहे हो, वो टेबल को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ये टेबल मूव हो रहा है क्या? नहीं, टेबल मूव नहीं हो रहा है, राइट। बट मैं बोलता हूँ टेबल अर्थ पे ही है ना। ये टेबल कहाँ पे है? ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ से लग के है ना। अर्थ मूव हो रही है क्या? अर्थ अपने ओन एक्सेस पे भी रिवॉल्व हो रही है और सन के अराउंड भी रिवॉल्व हो रही है। सन के अराउंड भी क्या हो रही है? अर्थ रिवॉल्व हो रही है और अपने ओन एक्सिस में भी। तो अर्थ के साथ साथ वो टेबल भी मूव हो रही है कि टेबल वहीं है, पीछे छूट जाएगा? अर्थ के साथ साथ टेबल मूव हुआ क्या? तो मूव होता हुआ किसको दिखेगा? जब कोई अर्थ के बाहर जाएगा स्पेस में। ये एक एस्ट्रोनॉट है, वो स्पेस में है, वो क्या कर रहा है? आपके घर का टेबल देख रहा है। आप अर्थ पे हो, आप टेबल देख रहे हो। तो टेबल और आप दोनों का ही मोशन हो रहा है। बट आप बोलोगे कि टेबल मूव नहीं हो रहा है, बट जो पर्सन स्पेस से देख रहा है वो बोलेगा टेबल मोशन में है। समझ में आया क्या? ये चीज जो मैं समझा रहा हूँ, ये समझ रहे? तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से टेबल मोशन में नहीं है, बट जो पर्सन स्पेस में है उसके हिसाब से टेबल मोशन में है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, वो पर्सन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है। तो अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर देता हूं, तो जो ऑब्जेक्ट जिसको आप पहले बोल रहे थे रेस्ट में है, अब वो मोशन में आ गया, या जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो अब रेस्ट में आ जाता है। समझ में आ रहा है? तुम्हारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से टेबल रेस्ट में है, बट जो पर्सन स्पेस में है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से टेबल मोशन में है, राइट। तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अर्थ और पर्सन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है स्पेस। गेटिंग इट? तो अगर यहाँ पे कौन है? हाँ, शिवम है एक, और एक सिद्धार्थ है, और एक अखिलेश है। शिवम और अखिलेश बोल रहे हैं सर टेबल मोशन में है। क्या बोल रहे हैं? टेबल मोशन में है। मैं बोलूँगा ठीक है। फिर सिद्धार्थ बोलेगा नहीं सर, टेबल तो रेस्ट में है। तो ये भी सही है क्या कि शिवम और अखिलेश झूठ बोल रहे हैं? सिद्धार्थ कौन सही कौन गलत? ये फर्स्ट टीम या सेकंड टीम? सिद्धार्थ को मिल के बोलोगे तू झूठ बोल रहा है, तेरे तरफ कम है पब्लिक।
सिद्धार्थ बोला सर टेबल रेस्ट में है, शिवम बोला सर टेबल मोशन में, अखिलेश बोला सर टेबल मोशन में है। तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं दो लोग मोशन में बोले तो मूव हो रहा है, मैं बोलूंगा सब सही है। सिद्धार्थ का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, शिवम और अखिलेश का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग है। तो एक ही चीज को आप बोल सकते हो मोशन में है, और एक ही चीज को हम बोल रहे हैं रेस्ट में है। तो हम क्या बोलते हैं, मोशन इज रिलेटिव। मोशन क्या है, रिलेटिव है। बॉडी मूव हो रही है या नहीं हो रही है, ये मैं कैसे बताऊंगा, जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करेंगे। गेटिंग इट, ये समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो अब समझ लेते हैं इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम। न्यूटन्स के लॉज कहीं कहीं पे फेल हो जाते हैं। न्यूटन्स के लॉज क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कैन नॉट बी applicable in every situation। न्यूटन के जो लॉस पढ़े हैं ना हम, तो ये कोई कोई सिचुएशन में फेल हो जाते हैं, कोई कोई सिचुएशन में पूरे तीनों लॉज ओबे करते हैं, कोई कोई सिचुएशन में। एक एग्जांपल देता हूं मैं, आप एक बस में जा रहे हो, है ना, ये बस में। अब बस वाला ड्राइवर सडनली ब्रेक लगाया, क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। बस क्या हो रही थी, पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही थी, फिर ये सडनली ब्रेक लगाया, बस रुकी। ये जो पर्सन बस के अंदर है उसका मोशन होगा क्या, ये मूव होगा क्या, आगे की तरफ मूव होगा या पीछे की तरफ? आगे चले जाएगा, है ना, क्योंकि इसकी आदत बन चुकी थी आगे जाना। ये क्या हो रहा था, यूनिफॉर्म स्पीड से आगे मूव हो रहा था बस के आगे। अब बस वाला, बस में तो ब्रेक लगा दिया, बस तो रुक गई, बट ये पर्सन नहीं रुक पाया, इसको थोड़ा सी टाइम लगा, तो ये क्या हो जाएगा, आगे मूव हो जाएगा। अब इसको आगे मूव करना था, इसको रेस्ट से मोशन में करना था। मोशन में लाने के लिए मेरे को क्या अप्लाई करना पड़ता है, फोर्स। मैं क्या बोला, मोशन में लाने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स। तो इस पे फोर्स कौन लगाया, सेम सिचुएशन, बस जैसे ही स्टार्ट होती है, जैसे ही ड्राइवर बस को आगे बढ़ाता है, आपको झटका लगता है कि आप पीछे मूव होते हो क्या? तो आपको धक्का कौन दे रहा है, आप पे फोर्स कौन लगा रहा है, हु इज अप्लाइंग द फोर्स, कौन फोर्स अप्लाई किया तुम पे, इनर्शिया, हाँ इसको ये इनर्शिया बोलेंगे। तो ये सिचुएशन में न्यूटन क्या बोला, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था, बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। कब तक, जब तक मैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता हूं। तो चलो ये मूव हुआ, अब आदमी खड़ा था, बस रुकी थी, बस जैसे स्टार्ट हुई ये पीछे की तरफ मूव हुआ। तो जब ये पीछे की तरफ मूव हुआ तो इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए फोर्स कहाँ से आ गई, चलो बताओ। तो हम बोलेंगे यहाँ पे फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स कोई अप्लाई किया क्या, एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं है, नहीं है। तो बिना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए रेस्ट वाली बॉडी मोशन में सेट हो गई, मोशन वाली बॉडी रेस्ट में सेट हो जाएगी, बिना फोर्स अप्लाई किए सब हो रहे।
और न्यूटन क्या बोला था, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बट बिना फोर्स अप्लाई किए ये आदमी पीछे मूव हो गया, बिना फोर्स अप्लाई किए ये आदमी आगे मूव हो रहा है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मैं बोलूंगा ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल में क्या होगा, न्यूटन्स लॉ ओबे करेगा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बॉडी क्या करेगी, ओबेस करेगी लॉज ऑफ मोशन को। किसके लॉज ऑफ मोशन को, न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन को अगर बॉडी ओबे कर रही है तो हम बोलेंगे वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, और अगर बॉडी ओबे नहीं कर रही है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। ऑब्जेक्ट्स विल नॉट ओबे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और फर्स्ट लॉ अगर नहीं ओबे कर रहे ना तो सेकंड और थर्ड भी नहीं ओबे करेगा। तो जहां पे न्यूटन्स के लॉ अप्लाई हो गए, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स के लॉ अप्लाई हो गए, मतलब क्या है, मैं फोर्स लगाया तो ही बॉडी क्या हुई, मोशन में सेट हुई, मैं फोर्स नहीं लगाया तो बॉडी रेस्ट में ही थी। तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए अगर हमको पता है कि फोर्स लगा रहे हैं तो मतलब ओबे किया तो दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और बिना फोर्स लगाए अगर बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे न्यूटन्स लॉ फेल हो गया। न्यूटन्स लॉ फेल कब हुआ, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस था नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आ रहा है क्या? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो, ओबे न्यूटन लॉ मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है, मैं फोर्स लगाया, मोशन में आ गई, तो ये फोर्स हमको पता है कहाँ से आ रही है, तो हम इसको बोलते हैं रियल फोर्स। बट यहाँ भी तो मोशन हुआ ना, आदमी बस में जो बैठा था उसको आगे धक्का लगा, उसको पीछे धक्का लगा, मतलब मोशन तो हुआ, और मोशन हुआ बट फोर्स कहाँ से है वो नहीं पता। तो यहाँ पे जो फोर्स है उसको हम बोलते हैं सूडो फोर्स। सूडो का मतलब होता है फेक और फॉल्स और झूठा। सूडो का मतलब क्या हो गया, फेक, फॉल्स और झूठा। तो यहाँ पे जो फोर्स थी वो हमको पता नहीं कहाँ से आ गई, तो यही से हम बोलते हैं ये फोर्स झूठी फोर्स है, फेक फॉल्स फोर्स है, फॉल्स फोर्स है। और जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फोर्स है वो रियल फोर्सेस होती है। समझ में आ रहा है क्या? कुछ भी डाउट है तो जल्दी से पूछो। एनी डाउट? एक क्वेश्चन और हो जाए इंट्रोडक्शन सेशन का। हाँ चलो, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आप उसका आंसर बताना। 45 सेकंड, 45 सेकंड में आंसर देना है, और एक बार आंसर चूज कर लियो तो आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो। ये गड़बड़। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी मोशन विथ इट्स कॉज। कॉज बताना है, रीजन बताना है कि मोशन क्यों हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डायनामिक्स। और मेन रीजन क्या होता है मोशन का, क्यों होता है मोशन, इसको बताना है।
अरे 12 का चालू है, आ जाओ दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर लो। 2:30 से 3:30 यहाँ पे, 2:30 to 3:30, और फिर 4 to 5 12 का भी पढ़ लो। क्यों टेंशन ले रहे हो शिवम? 12th भी पढ़ लो आके 11 के साथ साथ। बट जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर तो दो मेरे को। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ मोशन? मोशन क्यों होता है? मैं बोला एक रीजन बता दो, सिर्फ एक रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट जो है। आपके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, मैं बोला उसको मोशन में सेट करो, तो आप सबसे पहले क्या अप्लाई करोगे? अब तो आ जाना चाहिए भैया। फोर्स। द मेन कॉज ऑफ मोशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ मोशन इज फोर्स। हाँ, एक्सटर्नल फोर्स। तो फोर्सेस को ना हम 4 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। हम बोलते हैं नेचर में 4 ही टाइप की फोर्सेस है। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। अच्छा, कितने टाइप्स की फोर्सेस आपको पता है? आप फोर्सेस का नाम बता सकते हो क्या? चलो एक एक स्टूडेंट एटलीस्ट एक एक तो नाम बता दो फोर्सेस का। कौन कौन सी फोर्स का नाम आप सुने हो? कोई नहीं सुना है? ग्रेविटेशनल। चलो अखिलेश जो बोला पहले वो लिख लेते हैं, ग्रेविटेशनल। और ग्रेविटेशनल फोर्स है। और कौन सी फोर्स होगी? मैकेनिकल फोर्स। चलो मैकेनिकल फोर्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिख लेते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक वही है। हाँ, अखिलेश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोला, कोई मैग्नेटिक बोला, सब वही है। 1 2 3 ही हुआ अभी। और बाकी फोर्सेस बस 3 है। सोचो थोड़ा सी, कितने के फोर्सेस, कौन कौन सी फोर्स के साथ साथ कौन कौन से टर्म सुने हो तुम? फोर्स के साथ साथ कौन कौन सा टर्म्स सुने हो तुम? डैश 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 फोर्स, डैश फोर्स, डैश फोर्स। कितने टाइप के फोर्सेस के नाम पता है आपको? कितनी फोर्सेस? बस 3 फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बस। रिपल्सिव फोर्स, वेरी गुड। रिपल्सिव के साथ साथ एक और फोर्स फिर आ जाना चाहिए, फिफ्थ। हाँ, अट्रैक्टिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोल सकते हैं, या फ्रिक्शनल फोर्स बोल देंगे। और कुछ? और नहीं सुने हो? रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव, टेंशन फोर्स। हाँ चलो, 7, टेंशन इज ऑल्सो अ फोर्स। 8, रिवर्स फोर्स। अरे भैया, रिवर्स फोर्स कौन सी हो गई? कहाँ सुने हो रिवर्स फोर्स? चलो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। नाराज नहीं करेंगे अखिलेश को। रिवर्स फोर्स ये कहीं ना कहीं तो सुना रहेगा। अपोजिट फोर्स बोल दो, अपोजिट फोर्स, रिवर्स फोर्स की जगह अपोजिट फोर्स।
9th विस्कस फोर्स, 10th एयर ड्रैग, एयर के मॉलिक्यूल जो फोर्स अप्लाई कर रहा है। 11th नॉर्मल फोर्स, चलो नॉर्मल फोर्स, परपेंडिकुलर थर्मल फोर्स, अरे बाप रे, चलो थर्मल हीट की वजह से जो फोर्स आई, चलो लिखते चलते हैं सब, थर्मल फोर्स। और कोई नाम है? न्यूक्लियर फोर्स, चलो ठीक है, बस करते हैं। और कुछ बोलना है? और किसी के पास कुछ आइडिया है? कोई नए नए टर्म्स निकालना है? बस करने का, स्टॉप कर देते हैं। चलो, ये इतनी 13 फोर्सेस के नाम बताए ना, तो ये 13 फोर्स कितनी कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं? 4। ये जितनी भी 13 फोर्सेस है ना, सबको हम 4 कैटेगरी में रख सकते हैं। तो नेचर में कोई भी फोर्स का नाम ले लो आप, वो इसी 4 कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी होता है। तो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, बाकी सब फोर्सेस ना यही फोर्स से मिलके बनती है। फंडामेंटल मतलब बेसिक, फंडामेंटल और डिराइव पढ़े है ना फर्स्ट चैप्टर में, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी। डिराइव किससे बनती थी? फंडामेंटल से। तो ऐसे ही फंडामेंटल फोर्सेस मतलब 4 ही बेसिक फोर्स है। देयर आर ओनली 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। कितनी फंडामेंटल फोर्स है? 4 फंडामेंटल फोर्सेस। अब ये 4 फोर्सेस पढ़ लेंगे, फिर बाकी ये जो आप 13 नाम गिनाए हो, इसको आप डिवाइड कर लेना कि कौन सी फोर्स कहाँ पे फिट हो रही है। तो ये 4 कैटेगरी को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर में कितनी फोर्सेस है? 4 फंडामेंटल फोर्सेस है। समझ में आ रहा है क्या? चारों के पहले मैं नाम बता देता हूँ, उसके बाद वन बाय वन सबको डिटेल में स्टडी करेंगे। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को हम ईएम फोर्सेस भी बोलते हैं। थर्ड, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फोर्थ, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये 4 फोर्सेस है हमारे पास। जितने 13 नाम हम लिखे थे, वो सब को हम यही 4 कैटेगरी में लिख सकते हैं। तो ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस को याद रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएम फोर्स बोलते हैं जिसको। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स की आइडिया होगी ना आपको। ऐसा लगता है मेरे को कि तुम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ के आए हो, 10th में कहीं तो पढ़े रहोगे। ग्रेविटेशनल फोर्स में एक लॉ पढ़े थे, क्या था वो लॉ? नाम क्या था वो लॉ का? केपलर्स लॉ। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स को कौन एक्सप्लेन किया था? अरे भैया, केपलर नहीं किया था। केपलर तो प्लैनेट के मोशन के बारे में बताया था, न्यूटन भैया ने किया था।
ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का लॉ न्यूटन्स बता दिया था। न्यूटन क्या बोला था कि एक ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, दूसरा ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। एवरी पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स इज अट्रैक्टिंग एवरी अदर पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स विथ अ फोर्स। जैसे यहाँ पे एक पार्टिकल है m1, दूसरा पार्टिकल है m2, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, m1 m2 को अपनी तरफ बुला रहा है। m1 क्या कर रहा है, m2 को अपनी तरफ बुला रहा है, मतलब वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। m2 m1 को अपनी तरफ खींच रहा है, पुल कर रहा है, बुला रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। हर पार्टिकल नेचर में दूसरे पार्टिकल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसका फॉर्मूला क्या था, it is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ये फॉर्मूला पढ़े हो क्या, m1 m2 are the masses of two particles, r be the distance between them, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट है मतलब वैल्यू फिक्स रहेगी। फिक्स वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जो भी है यूनिट। और एफ तो फोर्स है ही। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमको ग्रेविटेशनल फोर्स की आइडिया हो जाती है। समझ में आ रहा है सर, हम एक दूसरे को क्यों नहीं होते हैं, चिपके हुए क्यों नहीं होते हो। हाँ अच्छा, चलो थोड़ा सी मस्ती मजाक में मैं समझा देता हूँ, दिल पे मत लेना। जो पूछा है शिवम पूछा है, शिवम है एक तरफ, एक तरफ है नेहा, दूसरी तरफ है पूजा। अब शिवम को नेहा भी अट्रैक्ट कर रही है, पूजा भी अट्रैक्ट कर रही है। शिवम को नेहा भी अट्रैक्ट कर रही है और पूजा भी अट्रैक्ट कर रही है, तो ये किसकी तरफ जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हो जाती है। और ये फोर्स की ना कुछ रेंज होती है भैया, रेंज के बाहर है भैया तुम्हारे, तुम किसी के पास नहीं जा रहे हो, मतलब तुम्हारी रेंज के बाहर है। पहले थोड़ा सी कुछ बन जाओ, पढ़ लिख लो, फिर नेहा भी खुद तुम्हारे पास आएगी, पूजा भी तुम्हारे पास आएगी। समझ रहे हो, अभी किसी के पास जाओ मत, पढ़ लिख लो, कुछ बन जाओ, फिर नेहा भी तुम्हारे पास आएगी और पूजा भी तुम्हारे पास आएगी। समझ में आ रही है बात, पढ़ेंगे, रेंज के बाहर है। हाँ पढ़ेंगे, ये जो क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो ना शिवम, ये पढ़ने वाले हैं हम। और ऐसा समझ लो कि बहुत सारे पार्टिकल्स है ना, ऐसा तो नहीं है तुम्हारी राइट साइड में ही पार्टिकल्स है या लेफ्ट साइड में ही पार्टिकल है, हर तरफ पार्टिकल तुमको अट्रैक्ट कर रहे हैं। और वो फोर्सेस क्या हो रही है, एक दूसरे को कैंसल कर रही है। समझा, ये समझ में आया क्या, अभी स्टार्ट हुआ है, आहिस्ते आहिस्ते। अभी तो फोर्सेस को पढ़ना है और डिटेल में, ये तो आज सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े हैं।
बाकी फोर्स कल पढ़ेंगे, चलेगा? चलो तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कल हम अगेन यही कंटिन्यू करेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्सेस ही डिस्कस कर रहे होंगे कल, जिसमें फंडामेंटल फोर्सेस के 3 टाइप और है वो भी डिस्कस करेंगे, ग्रेविटेशनल को भी थोड़ा सी और पढ़ेंगे। तो अगर लेक्चर पसंद आया तो रेटिंग वगैरह पूछता है वो भी दे दिया करो। लेक्चर पसंद आया, समझ में आ रहा है तो रेटिंग दे दो। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट, कल 1 बजे कंपटीशन है, मैथमेटिकल मेथड्स, मैथमेटिकल मेथड्स का कंपटीशन जो हर सैटरडे को होता है, सैटरडे को 1 PM लाइव रहेगा। 20 मिनट में हम खत्म कर रहे होंगे, मैक्सिमम हाफ एन आवर लगने वाला है, 30 मिनट्स मैक्सिमम लगेगा, वैसे टारगेट होता है 20 मिनट्स में खत्म हो जाए। तो कल 1 बजे आ जाना, कंपटीशन ज्वाइन करना, टेस्ट करो कितना आता है कितना नहीं आता, कौन कितने पानी में है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी अब कल पढ़ेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।